हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, यानी ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने अरावली रीजन के बारे में पढ़ लिया है और उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आपको आ भी गए होंगे और आपने कमेंट सेक्शन में उनका आंसर अगर आपने नहीं दिया है तो ज़रूर दे दें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ते हैं। जनरली एक मैदान किसे कहा जाता है, जो एकदम फ्लैट एरिया होता है उसको हम मैदान कहते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो मैदान होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन ज़्यादातर केसेस के अंदर रिवर्स के थ्रू होता है। रिवर्स क्या करती है, जो भी ऊबड़ खाबड़ या अनइवन एरिया होता है उसको इरोड करके, उसका अपर्दन करके उसको प्लेन कर देती है, जिसकी वजह से ही प्लेन्स जो है वो बनते हैं। और हमारी जो अर्थ है उसका टोटल जो लैंड पार्ट है उसके लगभग आधे भाग के ऊपर, हाफ ऑफ द एरिया जो है वो प्लेन्स पाए जाते हैं। तो ये एक जनरल फैक्ट है, आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मैदान है ईस्टर्न प्लेन्स, इसके दक्षिण पूर्वी सीमा यानी कि इसकी जो साउथ ईस्टर्न बाउंड्री है वो कौन बनाता है, विंध्यन प्लाटो बनाता है। ठीक है, विंध्यन प्लाटो। यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें नए पुराने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। राजस्थान के टोटल एरिया का ये 23% कवर करता है और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 39% पॉपुलेशन ही कवर करता है। तो देखिए एरिया तो है कम लेकिन पॉपुलेशन इस पर ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है कि प्लेन जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है उनको वहाँ पर मिलती है। जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए प्लेन एरिया मिल जाता है, फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, इरिगेशन के लिए उनको पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं आराम से अवेलेबल है। तो इस तरीके के कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। एरिया भले ही से इसका कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है जो रिवर्स अपने साथ में हर साल लेकर आती है और उसको वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। और यहाँ की क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु है। और मेन क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे वीट उगता है, जौ, चना, ये सब ग्राम्स वगैरह ये भी उगते हैं। एवरेज रेनफॉल जो है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसका एवरेज स्लोप जो है, इसका जनरल जो स्लोप है वो किस साइड में है, ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, पूर्व की तरफ है। एवरेज हाइट कितनी है, 200 से 500 मीटर के बीच में। और यहाँ जो इरिगेशन है वो मेनली कुओं के थ्रू होता है, वेल्स के थ्रू होता है। उसका क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो उसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो ज़मीन है उसमें आप जितना गहराई तक खोदते हैं तो आराम से पानी जो है वो मिल पाता है, अंडरग्राउंड वाटर आराम से मिल जाता है। इसलिए कुओं को खोद कर यहाँ पे पानी की जो पानी के थ्रू जो है वो इरिगेशन किया जाता है। मेन कैनाल्स की अगर बात करें तो भरतपुर कैनाल है, गुड़गांव कैनाल है। तो कैनाल्स का जो आगे चैप्टर आएगा वहाँ पे हम बात करेंगे। फिर अगर हम बात करें आगे और इसकी फीचर्स के बारे में, तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला एरिया जो है वो यही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रिवर्स का जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए ये सबसे अच्छा एरिया माना जाता है। सबसे उपजाऊ, सबसे फर्टाइल फिजियोग्राफिक डिवीजन है राजस्थान का, इसलिए इसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, बोल ऑफ ग्रेन्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो यही वाला रीजन है वो। ठीक है, इसके अलावा इस मैदानी भाग में माही नदी भी बहती है। इसके अलावा जितनी भी माही नदी जो है उसके अलावा जितनी भी रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। बस माही रिवर एक ऐसी है जिसका डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं है बल्कि दूसरी तरफ है। तो ये हम आगे रिवर्स वाले चैप्टर में देखेंगे। इस पूर्वी मैदानी भाग को अगेन हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है, छप्पन बेसिन यानी माही बेसिन, और लास्ट में आ जाता है बाणगंगा बेसिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में। देखिए चंबल के बारे में, चंबल रिवर के बारे में हम लोग डिटेल में वहाँ रिवर्स वाले चैप्टर में बात करेंगे, बट यहाँ पे एक जनरल बातें दी गई है कि चंबल नदी के द्वारा ये निर्मित है। ऑफकोर्स चंबल बेसिन है तो चंबल के थ्रू ही बना होगा। एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे चंबल रिवर फ्लो करती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, और बारह भी है इसमें। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर चंबल रिवर से बना हुआ ये बेसिन फैला हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीहड़ भी फैले हुए हैं, रिवाइंस। ठीक है, जिसमें आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि चंबल में जो है डाकू छुपा करते थे, तो जब रिवर जो है वो उस पूरी अपनी वैली वाले एरिया को, अपने जो पाथ होता है, अपना जो रूट होता है उसको काट देती है, रोड कर देती है, तो बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं, उनको रिवाइंस कहा जाता है। तो रिवाइंस के लिए, बीहड़ के लिए कौन सी रिवर फेमस है, चंबल रिवर फेमस है। और उत्कात स्थलाकृति, बैडलैंड टोपोग्राफी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बैडलैंड टोपोग्राफी से रिलेटेड कौन सी रिवर है, तो आपको ध्यान रखना है चंबल रिवर है। और सबसे सर्वाधिक डांग भूमि यानी कि जो बैडलैंड टोपोग्राफी है ये सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, करौली में है। ठीक है, इसलिए इसको डांग की रानी भी कहा जाता है।
बीहड़ रिवाइंस क्या होते हैं? चंबल बेसिन जो है वो चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक ये फैले हुए हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, और देखिए डाकू वाली बात जो है वो यहाँ पर भी लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा बीहड़ यानी रिवाइन से अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? कोटा है, सवाई माधोपुर है और बूंदी है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट छप्पन बेसिन या माही बेसिन के बारे में। ये माही नदी से बना हुआ एरिया होता है बेसिकली, और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जो हमारा दक्षिण पूर्वी उदयपुर है, ठीक है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा बेसिन फैला हुआ है। और अब जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने उसके बाद में सलूम्बर भी इसमें इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे रेड सॉइल आपको मेनली देखने को मिलेगी, ठीक है, रेड सॉइल मिलेगी। इसके अलावा इसका जो स्लोप है वो किस साइड में है? वेस्टर्न साइड में है, पश्चिम की तरफ है, इसीलिए ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, बल्कि दूसरी डायरेक्शन में जाती है। काठल जाता है, काठल प्रताप डिस्ट्रिक्ट है, माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया जो है उसे काठल कहा जाता है। और प्रतापगढ़ का जो एंशिएंट नेम था वो भी काठल ही था, इसलिए माही नदी को हम काठल की गंगा भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस तरह की चीज़ें बहुत बार पूछ ली जाती है, काठल की गंगा किसे कहते हैं? तो काठल याद रहेगा, प्रतापगढ़ का एंशिएंट नाम ही काठल था, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ, काठल की गंगा ऑफकोर्स माही को कहते होंगे। छप्पन का मैदान जो है वो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में फैला हुआ है। यहाँ पे 56 नदी नाले, छोटे बड़े जो नदी नाले हैं उनका एक पूरा ग्रुप है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पे वागड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि राजस्थानी और गुजराती का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उस एरिया को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर, बनास बेसिन। बनास जो है वो बनास रिवर की से और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। इसका ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली रिवर्स में मिलती है। और इसका जो ये पूरा जो एरिया है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल मिलती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो सीमा है पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की जो आइसो हाइट लाइन है वो बनाती है। आइसो हाइट लाइन क्या होती है? 50 सेंटीमीटर वाली, 25 सेंटीमीटर वाली, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, आप एक बार वहाँ देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, ये जो बनास बेसिन है इसे अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मालपुरा करौली का मैदान, ये टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। और जो AM हेरोन, इनका नाम पहले भी आया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखें तो एक बार बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे हमने इनका नाम पढ़ा था। तो AM हेरोन जो है, इन्होंने इस एरिया को टर्शरी पेनीप्लेन का नाम दिया है, तृतीय पेनीप्लेन, यानी कि जब रिवर अपने पाथ पे चलती है तो पूरा का पूरा साइकिल जो वो बनाती है, पूरा चक्र जो बनाती है, उसके अंदर एक के बाद एक पेनीप्लेन्स बनते हैं। पेनीप्लेन यानी एक मैदान टाइप का एरिया बनता है, तो उसमें एक के बाद एक बनने वाले टर्शरी यानी थर्ड नंबर पे बनने वाले पेनीप्लेन को टर्शरी प्लेन्स कहा जाता है। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है मेवाड़ का मैदान यानी मेवाड़ प्लेन्स। ये है अपना जो बनास बेसिन का सदर्न पार्ट, जो कि मेवाड़ वाला रीजन है, जिसमें मेनली भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का एरिया जो है वो आता है। फिर है खेराड़ जो है भीलवाड़ा जिले का जो जहाजपुर वाला एरिया है, जहाजपुर एक तहसील पड़ती है आई थिंक भीलवाड़ा में, उस एरिया को खेराड़ कहा जाता है। और माल खेराड़ कहते हैं टोंक जिले का मालपुरा का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है। इसके बाद में लास्ट आता है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन जो है वो बाणगंगा नदी के ही ड्रेनेज एरिया को कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ फैला है? जयपुर, दौसा, डीग अभी जो है भरतपुर से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो ध्यान रखें इसको, और भरतपुर में ये फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। ये हमारा एक थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन पूरा हो गया है। चलिए अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला जो रीजन है, हाड़ौती प्लेटो या साउथ ईस्टर्न प्लेटो। ये हमारा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग का एक पठारी भाग है। यही लाइन एज इट इज जो है वो लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछी गई थी, तो ध्यान रखें इसको। इसे हाड़ौती प्लेटो भी कहते हैं और ये बेसिकली मध्य प्रदेश में स्थित मालवा प्लेटो का ही उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर कि क्या जो हाड़ौती प्लेटो है वो मालवा के पठार का ही पार्ट है क्या, तो इसका आंसर होगा येस, ऑफकोर्स उसी का ही ये पार्ट है। फिर इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि इसके दक्षिण पूर्व के 7 जिले जो है हमारे राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इस प्लेटो के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वाला एरिया, भीलवाड़ा बिजौलिया वाला एरिया, भीलवाड़ा भी है, और जो ईस्टर्न बांसवाड़ा है वो भी इसका एक पार्ट है। लेकिन मेन इसका जो विस्तार है वो कोटा संभाग के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उन्हीं के अंदर ही फैला हुआ है। इसलिए जब भी हाड़ौती प्लेटो की बात होती है तो हम मेनली किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के बारे में ही बात की जाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है कि ये जो एरिया है वो बेसिकली कौन से पार्ट का जो अवशेष है वो माना जाता है। तो हमने जब ये रीजन स्टार्ट किए थे फिजियोग्राफिक डिवीजन, तभी मैंने आपको बताया था कि हमने वैगनर की एक थ्योरी पढ़ी थी पेंजिया और पैंथालसा से रिलेटेड। उसमें पेंजिया जो था जब अलग हुआ था टूटकर, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो सदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड कहलाया था, उसी का ही एक अवशेष है ये प्लेटो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये। और यहाँ की जो बोली है वो हाड़ौती बोली बोली जाती है। ये कितने एरिया के ऊपर फैला हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 6.89% एरिया पे ये फैला हुआ है। और पॉपुलेशन कितनी कवर करता है राजस्थान की, 11%। ठीक है, पठारी प्रदेश की इसकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो 500 मीटर है। सॉइल की अगर हम बात करें तो काली, कपासी या रेगुर सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। कपासी यानी कॉटन सॉइल भी उसको कहा जाता है, क्योंकि कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और रेगुर सॉइल भी है, काली सॉइल भी है। काली इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन एक्चुअली किससे हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले लावा से हुआ है। तो लावा के स्प्रेड होने से, उसकी जमाव से ये मिट्टी बनी है, इसलिए इसका कलर कैसा है, काला है। और मेनली किसके लिए अच्छी है, कपास के लिए। ऑफकोर्स कॉटन सॉइल है तो कॉटन के लिए अच्छी है, सोयाबीन के लिए और अफीम के लिए भी अच्छी मानी जाती है। मेन रिवर चंबल है यहाँ पे। एवरेज रेनफॉल 80 से 120 सेंटीमीटर होता है। और वेरी ह्यूमिड टाइप की इसकी क्लाइमेट है, वेरी ह्यूमिड। ठीक है, और एक और फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि झालावाड़ जो है वो सबसे ज़्यादा रेन रिसीविंग एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजस्थान का। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे ज़्यादा नदियों के बहाव वाला जो अगर कोई फिजियोग्राफिक डिवीजन है तो वो यही है। सबसे ज़्यादा रिवर्स जो है वो अगर फ्लो करती है तो इसी जगह पे फ्लो करती है। और इसके अलावा सबसे कम क्षेत्रफल वाला, मिनिमम एरिया वाला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है तो वो यही है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला भौतिक प्रदेश भी यही है, क्योंकि झालावाड़ जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदखेड़ी। ये कहाँ पर है, झालावाड़ में है, तो ध्यान रखना है आपको। अगेन हम स्टडी करने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाड़ौती प्लेटो को 2 पार्ट्स में फिर से बांटा जाएगा। कौन कौन से हो गए, विंध्यन कगार भूमि यानी विंध्यन स्कार्पलैंड। ठीक है, और एक हो जाएगा दक्कन लावा प्लेटो। अब पहले हम पढ़ते हैं विंध्यन स्कार्पलैंड या विंध्यन कगार भूमि के बारे में। ये क्या चीज़ है, यह करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों के अंदर फैली हुई है। ठीक है, यह करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में फैली है। और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ये क्वेश्चन भी एक किसी एग्जाम में पूछा गया था, और मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन से एग्जाम में था, बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार भूमि स्कार्पलैंड वाला जो रीजन है, यहाँ पे मेनली किससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो जो आपका ये जो बलुआ पत्थर होता है उससे ये मेनली बना हुआ है। ठीक है, यानी सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। और चंबल और बनास नदी के बीच का ये पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि किन रिवर्स के बीच में है, चंबल एंड बनास के बीच में। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं कि रेड सैंडस्टोन कहाँ मिलता है, धौलपुर में। पिंक सैंडस्टोन कहाँ पे, करौली में है। और स्लेटी यानी ग्रे कलर का जो सैंडस्टोन होता है वो कहाँ पे मिलता है, बूंदी में। और जो पट्टी यानी कुछ बेल्ट टाइप का मिलता है वो होता है बिचौलिया या जो भीलवाड़ा का पार्ट है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, दक्कन लावा प्लेटो। ये है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में फैला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है काली ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको। उसका रीज़न वही है, मैंने आपको बताया था, वॉल्केनिक इरप्शन से इसका फॉर्मेशन हुआ है इसलिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्रीसेंट शेप की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी मिलती है, जिनको जो कि मेनली कहाँ पे, बूंदी के अंदर फैली हुई है, मुकंदरा में भी फैली हुई है। बूंदी की ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है यहाँ की वो है सतूर, जो बूंदी के अंदर है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। बूंदी जिले के 4 दर्रे क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। जो पासेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, लाखेरी, रामगढ़ और जैतावास, और एक बूंदी के निकट एक और कोई दर्रा है वो। तो ये 4 दर्रे आपको याद रखने हैं, लाखेरी, रामगढ़ और एक जैतावास। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है इनका विस्तार कहाँ पे है, कोटा एंड झालावाड़ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कोटा के अंदर है। और शाहबाद का जो हाईलैंड है, शाहबाद का उच्च क्षेत्र है, ये कहाँ पर है, 12 जिले का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी भाग है, उसको शाहबाद का हाईलैंड कहा जाता है, हाईलैंड ऑफ शाहबाद कहा जाता है। और यहाँ की एक फेमस जो चीज़ है वो है रामगढ़, एक जो टाउन है यहाँ पे 12 के अंदर ही, वहाँ पे हॉर्स शू आकार का, घोड़े की नाल के आकार का एक पर्वत श्रेणी है वहाँ पर। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं रामगढ़ कस्बे के अंदर ये लोकेटेड है बेसिकली, तो आपको ध्यान रखना है। देन झालावाड़ का पठार जो है वो आपका झालावाड़ के अंदर लोकेटेड है। ये मालवा प्लेटो का ही एक पार्ट है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये यहाँ पर हमने मेनली सारे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन से ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट में आता है आपका कुछ फेमस प्लेटोज हैं हमारे राजस्थान के, वो तो ये हमें याद होने बहुत ज़रूरी है
जैसे उड़िया प्लेटो। उड़िया प्लेटो जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा प्लेटो है, हाईएस्ट प्लेटो है उड़िया प्लेटो। ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई सबसे हाईएस्ट है तो उड़ रहा है, इस तरीके से उड़िया, है ना। और कहाँ पे होगा भाई, सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वो हमारी वो सिरोही में है, तो फिर ये प्लेटो भी वहीं पे होगा, तो सिरोही में है, ठीक है। और जो आबू पर्वत पे जो गुरु शिखर है उसके बिल्कुल नीचे ही आसपास में ये लोकेटेड है, इसलिए भी आप याद रख सकते हैं इसको। देन भोराट प्लेटो। भोराट प्लेटो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा जो उदयपुर का पार्ट है उनके बीच में लोकेटेड है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ये सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, यानी उन्होंने अपना काम जो है वो मेनली यहीं पे किया था। और इसके अलावा भोराट प्लेटो की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा उदयपुर में है। फिर है उदयपुर आबू का पठार, थर्ड नंबर पे आबू प्लेटो, ये सिरोही में ही है, राजस्थान का थर्ड सबसे ऊंचा प्लेटो है ये, और यहाँ पर ही माउंट आबू बसा हुआ है इसी के ऊपर। इसके बाद में मैसा का पठार जो है वो जो है इसलिए फेमस है क्योंकि चित्तौड़ का जो किला है, फोर्ट ऑफ चित्तौड़, वो इस मैसा पठार के ऊपर ही लोकेटेड है। इसके बाद में लसाड़िया प्लेटो, ये सलूम्बर में है, जैसमंद झील के ईस्टर्न पार्ट पे। ये क्वेश्चन भी आरएस की एग्जाम में एक बार पूछा था कि जैसमंद झील के ईस्टर्न पार्ट में है या वेस्टर्न पार्ट में, तो देखिए इतना डीप चीज़ें भी पूछ ली जाती है कई बार, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पेपर में भी ये पूछ लें लैब असिस्टेंट में कि ईस्टर्न पार्ट में है कि नॉर्थ पार्ट में है, तो आपको याद रहना चाहिए जैसमंद झील के पूर्वी भाग में है लसाड़िया का प्लेटो। इसके बाद में ऊपरमाल का प्लेटो कहाँ पे है, भैंसरोडगढ़ जो एक जगह है चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, वहाँ से लेकर बिजौलिया भीलवाड़ा का एक एरिया है, उसके बीच में ये प्लेटो जो है वो फैला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में भोमट का पठार, देखिए भोराट का पठार और भोमट का पठार अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भोराट का पठार कहाँ पर था, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। भोमट का पठार कहाँ पे है, जो सदर्न उदयपुर है, सलूम्बर है और जो डूंगरपुर है और जो पूर्वी सिरोही है, उस पूरे रीजन में ही फैला हुआ है। देन मानदेसरा का पठार कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। धीराजी का पठार है चित्तौड़गढ़ में। देन क्रास्का का पठार और कांकनबाड़ी का पठार जो है वो अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये अभी तक हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब इसके बाद में शुरू हो जाएंगे इसके PYQs जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इसके साथ ही हमने सक्सेसफुली अपना जो सेकंड चैप्टर है राजस्थान ज्योग्राफी का, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन कंप्लीट कर लिया है। और ना करने से कुछ, ना करने से कुछ करना बेटर होता है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है मैं निराश तो नहीं कर रही होंगी, क्योंकि कंटिन्यू मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोस डालने की, बट कभी कभी जो है वो लेट हो जाता है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ फिर से। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जो है बिल्कुल जोश के साथ में अच्छे से करते रहिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।